हेलो दोस्तों, मैं मनोज फिर से आपके सामने। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए आपको क्या पढ़ाता हूँ। देखिए आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ, मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ इस पर, लेकिन उस वीडियो में मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाया था अच्छे से। सो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके सारे एग्जाम्पल मैं क्लियर करूँगा और आपको सारे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका फॉर्मूला भी मैं लिखता हूँ। ये वर्ब 1 या वर्ब 5 ये है, और मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग है वो किस तरह का बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टाइम हैबिट। आपको रिमाइंड कर देता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये नाम है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने पूरा लिख देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। तो मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में हमेशा ये बात बताया हूँ कि काम से होता है बात, काम नहीं तो बात नहीं। तो यहाँ पे अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा से क्या किया जाता है, भाषा से तो बात किया जाता है। तो यहाँ पे बात करना है तो हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब 1 है, वर्ब 5 है। इस टेंस का प्रयोग करके हम लोग वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति का आदत बताते हैं। किसी भी व्यक्ति कहने का मतलब ग्रामर में उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का, जो कि आपको पहले से पता है। अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को, तो आपको तो पता ही होगा कि बात किससे किया जाता है, किस शब्द से, वर्ब से। तो आपको पता है कि वर्ब से यहाँ बात होगा वर्ब 1 या वर्ब 5। अगर आपको इस बारे में पता नहीं है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या होता है, तो आप पीछे के वीडियो मेरे देख लें और चैनल में जाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और जितने भी वीडियो हैं सारे देख डालें, उनमें बहुत कुछ आइडिया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने सब कुछ बताया है, आप देखें और आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस टेंस का प्रयोग करके हम लोग प्रेजेंट टाइम हैबिट का बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम हैबिट, वर्तमान समय में आदत बताना हो किसी भी व्यक्ति का, तो हम लोग इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आदत बताते हैं। तो हिंदी में अगर किया जाए, तो हिंदी में भाषा में अगर इसको समझना है इस टेंस को, तो जैसे हिंदी के वाक्य में वाक्य बनाना है, तो वाक्य किससे बनेगा, पहले काम से बनेगा। तो काम का यहाँ पे अगर मैं लिस्ट लिखूँ, ये सब काम है, हिंदी में है। अब इसको अंग्रेजी में करना है। अंग्रेजी में क्या होगा इसका अंग्रेजी होगा टू रीड और टू राइट, टू ईट, टू ड्रिंक, टू लाफ, टू सेल और टू बाय। काम तो बहुत सारे हैं, काम से होता है बात, तो इन्हीं काम को लेकर हमें बात करना है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो किस रूप में है, इन्फिनेटिव के रूप में है, टू के साथ है। और हिंदी में आप देख रहे हैं कोई भी काम है तो उस काम का मूल रूप, उसका नाम लिखते हैं, तो क्या होता है, सबके अंत में ना कर होता है। ये हिंदी में काम है। अंग्रेजी में जब हम इसको किसी टेंस में इस्तेमाल करना चाहेंगे और इससे कोई बात कहना चाहेंगे, तो ये हूबहू रूप प्रयोग नहीं होगा, इसके रूप होंगे। तो ये रूप के बारे में जानकारी मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर से यहाँ मैं बता देता हूँ। रूप है, इतने सारे रूप। टू के साथ कोई वर्ब रहता है, उसको टू वर्बेस कहते हैं, वर्बेस कहते हैं, वर्ब 1 कहते हैं, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो अगर हम यहाँ से कोई भी वर्ब लेते हैं, अगर हम टू वर्ब रीड का वर्ब लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं लिखता हूँ यहाँ,
यहाँ पे अगर इसमें टू हटा दिया तो रीड हो जाएगा। इसका पहला रूप हूबहू वर्ब बेस जैसा ही होता है, रीड। और यहाँ पे पास्ट टेंस करेंगे, इसका उच्चारण रेड होता है और इसका भी उच्चारण रेड होता है। और यहाँ पे आईएनजी लगता है, सबको पता ही होगा। सफिक्स आईएनजी लगाने से वर्ब फोर बनता है। और जब हम लोग एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं तो वर्ब फाइव बनता है। एस, ईएस और आईएनजी ये सब क्या है? ये सब सफिक्स हैं। हिंदी में इन्हें प्रत्यय कहा जाता है। वो अक्षर या अक्षरों का समूह जो किसी मूल शब्द के अंत में लगाया जाता है और उससे कुछ परिवर्तन आता है मूल शब्द में, उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब फोर और वर्ब फाइव बनाने के याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा। तो वहाँ चलते हैं। टू ईट है, तो टू ईट का यहाँ पे अगर टू हटा दे तो ईट रह जाएगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे ईट और यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म ईट और थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटेन, ईटेन। और चौथा रूप आईएनजी फॉर्म और फिफ्थ रूप में इट्स। इस तरह से सारे वर्ब को लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं अगला और एक वर्ब को। टू राइट है, यहाँ पे हम टू हटा देंगे तो राइट होगा। फर्स्ट फॉर्म हूबहू बेस फॉर्म के जैसा ही होता है। इसका सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटेन और फोर्थ फॉर्म राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म राइट्स। Okay, so in this way we can write the all forms of all the verbs given there. But यहाँ पे अब ज़्यादा समय बर्बाद न करें, सबका एग्जाम सभी का फॉर्म लिखने के बजाय यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। सारे फॉर्म आपको मिलेंगे। कोई भी किताब ट्रांसलेशन का किताब देखें, वहाँ वर्ब का लिस्ट दिया रहता है। उसके पीछे में, किताब के पीछे में सामान्यतः वर्ब का लिस्ट दिया रहता है, सारे फॉर्म दिए रहते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है, इसको पता नहीं है सारे फॉर्म्स, तो किताब के पीछे देखें, उसमें सारे वर्ब की लिस्ट दिए हैं, उसको याद करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने पहले बताया कि काम से होता है बात, काम नहीं तो बात नहीं। तो अगर आपको उन सारे वर्ब का रूप का जानकारी नहीं है तो बात जो जिस रूप से होता है, सारे रूप का प्रयोग होगा बात करने में, जाहिर सी बात है। तो वो सारे रूप अगर पता नहीं हो तो जिस रूप से जो बात होता है वो बात आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि वो सारे रूप आप याद करें। तो यहाँ पे मेरा काम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने यहाँ पे उधर उठाया है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस टेंस से क्या बात किया जाता है, प्रेजेंट टाइम हैबिट। तो चलिए कुछ लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी नाम या सर्वनाम जो हम लोग चुने और उसके बारे में कुछ बात करें। बात क्या करना है यहाँ पे, किस तरह का बात करना है? प्रेजेंट टाइम हैबिट। वर्तमान समय में किसी व्यक्ति का आदत, तो वो व्यक्ति चुनना है पहले, वो व्यक्ति हमारा सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं, मान के चलिए लेते हैं, इन्हीं में से लेना है। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं, हिंदी में लेता हूँ मैं। और मेरा काम क्या, किस काम का आदत है? पढ़ने का। तो मैं करूँगा क्या? मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ता हूँ तो क्या पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, कितनी देर पढ़ता हूँ, ये सारी जानकारी में हम लोग दे सकते हैं। तो वो जानकारी जब देंगे तो वो वाक्य में विस्तार आएगा और वो क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल मैं पढ़ता हूँ, इसको अगर करना हो तो अंग्रेजी क्या होगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट इस फॉर्मूला के अनुसार। और पढ़ता हूँ यहाँ काम है पढ़ने का, तो पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है? टू रीड होता है। लेकिन यहाँ पे हमको किस रूप का जरूरत है? वर्ब वन और वर्ब फाइव में से चुनना है, वर्ब वन या वर्ब फाइव में से चुनना है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है, जिससे बोलता है वो दूसरा व्यक्ति होता है। जब ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो अपने दोनों के अलावा अगर किसी व्यक्ति का जिक्र करेंगे बात के दौरान तो वो थर्ड पर्सन होता है। और उसकी संख्या अगर एक हो तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। उस तरह का सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब फाइव का प्रयोग होगा। और वर्ब फाइव क्या होता है? वर्ब फाइव क्या होता है? वर्ब फाइव किसी वर्ब बेस में एस या ईएस सफिक्स जोड़ने के बाद बनता है। इसको हम लोग वर्ब फाइव कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे वर्ब फाइव का प्रयोग करेंगे कैसे? सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने चुना है वो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए क्या बोलेगा? आई बोलेगा इंग्लिश में। वो क्या? फर्स्ट पर्सन है, एक नंबर है संख्या में, इसलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है।
तो आई, इसके बाद वर्ब वन करेंगे तो यहाँ पे टू रीड का वर्ब वन क्या है, रीड। तो ये हो गया यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट। और सेंटेंस पूरा हो गया तो यहाँ अंत में क्या दिया जाता है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक असर्टिव सेंटेंस का पहचान है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस मतलब बात, तो ऐसा कोई भी बात जो बताया जाता है किसी को, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ, एक छोटा सा सेंटेंस दिया है। अब मैं सब्जेक्ट मैं वही रखता हूँ, मैं ही करता हूँ। अगर इस बार मैं खाता हूँ, खाने का काम करते हैं तो मैं खाता हूँ, तो सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, सेंटेंस बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, खाते हैं तो क्या खाते हैं, खाते हैं तो कब खाते हैं, और कैसे खाते हैं, कितनी देर खाते हैं, किसके साथ खाते हैं, ये सब जानकारी हम भर देंगे तो वाक्य बड़ा होगा। और देखिए तो मैं फल खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ। यहाँ पे मैं इसका अंग्रेजी बनाना है तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और खाने का क्या हो जाएगा, ईट। वर्ब वन की ज़रूरत है यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट आई है। तो आई ईट व्हाट, फ्रूट, आई ईट फ्रूट। तो यहाँ पे जो फ्रूट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने वीडियो में बनाया हुआ, पहले भी समझाया है, फिर भी बताता हूँ इस वीडियो में। तो ईट माने होता है खाने का काम। तो अगर खाने का काम अगर किसी चीज़ पर हो तो वो चीज़ उस खाने का काम का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे खाने का काम किस पर हो रहा है, फ्रूट पे हो रहा है, तो फ्रूट क्या हो जाएगा, फ्रूट इस खाने का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब और भी दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो किसी काम को अपने ऊपर होने देता है, यानी कि उसको रिसीव करता है। तो आप इंग्लिश में ऐसे बोलना चाहें तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन, receiver of an action is called an object. So here fruit is an object to the verb eat, right? So let's go ahead. So there are two examples I have given. मैं पढ़ता हूँ, I read, मैं फल खाता हूँ, I eat fruit, but I want to change the subject. Change subject you already know. I will speak English, this kind of English, little bit English. So don't worry, I will not speak in the whole class or in the whole video in English. I will speak English, Hindi plus English, my dear friends. And it's very important. If you don't understand English, even though, don't worry, because finally what is your purpose? Your purpose is to speak English fluently. So it is possible when you listen to English a lot. Without listening to English, you cannot speak English. Right? So most important, you listen to English a lot. So whatever I am speaking in this video, listen to me and try to copy after the video or while playing. When you get the video, just play, pause, then play, pause, and listen to it again and again. Then you just repeat, copy, then you will get expert in it, in speaking, right? So to get the first you have the idea of speaking English. तो आइडिया वो आ जाएगा दिमाग में कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है, तो आप बोल सकते हैं। और ये मैंने इस बात को अनुभव किया है कि मैं जो आइडिया देता हूँ उस आइडिया से बहुत जल्दी से इंग्लिश बच्चे बोल देते हैं। तो आप भी बोल लेंगे मेरे दर्शकों, ऑडियंस, आप मेरे से जुड़े रहें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, इंग्लिश सीखें, मेरे आइडिया को सीखें। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। मैं फल खाता हूँ, ये हो गया। मैं सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, मेरे पिताजी। चलिए मेरे पिताजी के बारे में बात करते हैं। तो मेरे पिताजी क्या करते हैं भाई, मेरे पिताजी दूसरा कोई वर्ब लेते हैं, लिखने का काम करते हैं। चलिए क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, मेरे पिताजी पत्र लिखते हैं, मेरे पिताजी पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखने का काम बताया है। तो किन के बारे में ये बात है, लिखने का बात किन के बारे में, पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गया। इसका इंग्लिश करते हैं, चलिए तो इधर करते हैं, चलिए नीचे कर लेते हैं। मेरे पिताजी, यहाँ पे माय फादर यहाँ सब्जेक्ट हैं, और मेरे पिताजी कैसे सब्जेक्ट है, मेरे पिताजी कैसे सब्जेक्ट है, तीसरे व्यक्ति हैं, संख्या होता है पिताजी का तो थर्ड पर्सन है, संख्या एक सिंगुलर नंबर है। तो मेरे पिताजी जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और इनके साथ हम लोग जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, कौन सा वर्ब करेंगे,
कौन सा वर्ब करेंगे बताइए? वर्ब 5 करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सबके सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखना का अंग्रेजी मैंने बताया लिखना राइट है, इसका वर्ब 5 क्या होगा? राइट्स। तो यहाँ पे हम लोग राइट्स करेंगे। राइट्स, माय फादर राइट्स व्हाट राइट्स? तो देन व्हाट इज द आंसर? पत्र। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर द पत्र? व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर पत्र? लेटर। You already know. My father writes a letter. So, तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखा है हिंदी का, उससे मैंने इंग्लिश से आपको बताया है। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अगर इनका नेगेटिव करें तो नेगेटिव पर करना है। तो नेगेटिव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इस टेंस में यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाएं सारे वीडियो देखें। मैंने फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सारे वीडियो को बनाकर क्लियर किया है, जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब नेगेटिव कहने का मतलब है कोई भी काम अगर होता है तो उस काम को सकारना नहीं है, स्वीकारना नहीं है, नकारना है। अभी तक हम लोगों ने काम को स्वीकारा है, खाने का काम स्वीकारा है, पत्र लिखने का काम स्वीकारा है, पढ़ने का काम स्वीकारा है, लेकिन अब उसको नकारेंगे। नकारने का मतलब निगेट करेंगे। नकारने का इंग्लिश क्या होता है? निगेट करना होता है। और स्वीकारने का इंग्लिश क्या होता है? एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे अब हमने बहुत एक्सेप्ट किया, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? निगेट करेंगे, मैंने नकारना है। तो मैं मैं पढ़ता हूँ तो इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? इसका होगा मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। चलिए, और दूसरा मैं फल खाता हूँ तो इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं फल नहीं खाता हूँ, मैं फल नहीं खाता हूँ। और आगे मेरे पिताजी पत्र लिखते हैं तो इसका नेगेटिव क्या होगा? मेरे पिताजी पत्र नहीं लिखते हैं, मेरे पिताजी पत्र नहीं लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 3 वाक्य हो गए, ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस से क्या क्या है? HB से मैं इसे डिनोट करता हूँ। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। और जब डू डज का प्रयोग होगा तो मेन वर्ब फिर का एंट्री हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब होगा तो मेन वर्ब आएगा। यहाँ पे जब तक वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग हो रहा था, पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक बात बता रहे थे, तो वहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सिर्फ वर्ब था। वर्ब 1 या वर्ब 5 वो सब वर्ब 1 होगा कि वर्ब 5 होगा वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा था। अब जो चुनाव है वो हेल्पिंग वर्ब में, अब चुनाव है डू या डज में। तो डू या डज में आपको क्लियर ही होगा कि जो वर्ब एस या ईएस वाला फॉर्म होता है वो वर्ब 5 होता है। तो सेम वही रूल लागू होगा, जब चुनाव है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम लोग डू डज में से डज चुन लेंगे, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो डू चुनेंगे। उसके बाद जो वर्ब आएगा वह मेन वर्ब, वो वर्ब बेस हो जाएगा। वर्ब बेस मैंने आपको बताया, देखिए अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वर्ब बेस करना है। तो नेगेटिव हम लोग अब करना स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला तो आपको पहले से पता है कैसे नेगेटिव बनाया जाता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। नेगेटिव करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, और नोट करना है तो मेन वर्ब के पहले नोट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई, और उसके बाद आई के हिसाब से क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। डू या डज में से क्या होना चाहिए? डू होना चाहिए। ओके, डू, उसके बाद नॉट, और उसके बाद पढ़ता क्या होगा? रीड, वर्ब बेस। आई डू नॉट रीड, मैं फल नहीं खाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, और डू या डज में से डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब क्या होगा? वर्ब बेस ईट, और क्या नहीं खाता भाई? फ्रूट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पिताजी पत्र नहीं लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? माई फादर, और माई फादर कैसे सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या लगेगा? डू डज में से डज लगेगा। उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? वर्ब बेस करना है, तो यहाँ पे राइट, WRITE, और क्या नहीं लिखते हैं? तो लेटर।
तो क्या होगा, मेरे पिताजी पत्र नहीं लिखते, माई फादर डज नॉट राइट अ लेटर। तो आपने देखा कि इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना सिखाया है, ये सब पूरा जानकारी दिया है। अब मैं आपको और भी सेंटेंसेस बताता हूँ और इसको मैं मिटाता हूँ जल्दी से। और मैं अब चलता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस तो बताया है मैंने, और मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूँगा कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, इसका अंग्रेजी करना है। तो ये क्या है, ये एक प्रश्न है, और प्रश्न कैसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाए, उसको हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या, यहाँ पे जो क्या है इसका अंग्रेजी, ऐसे तो बच्चे लोग जानते हैं, रटे हुए भी हैं कि क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है, लेकिन हिंदी के हिसाब से इंग्लिश नहीं होता है, ये पहले जान लें आप मेरे वीडियो। हाँ, अब देखें, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, ये कैसा है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। यस नो टाइप क्वेश्चन मतलब क्या होता है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। अगर दो व्यक्ति बात करेंगे तो एक व्यक्ति अगर दूसरे वाले व्यक्ति से बोलता है कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो ये क्या कर रहा है, ये उससे सवाल कर रहा है। तो सवाल कैसा सवाल है, इस तरह का सवाल अगर वो सामने वाले से करेगा तो उसका जवाब क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा हाँ या नहीं। तो यहाँ हाँ या नहीं इंग्लिश में इसको क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन। इस तरह का सेंटेंस जो हिंदी में क्या से शुरू होता है तो उसका जवाब हाँ या नहीं में होता है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने का जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, चलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मतलब कहने का मतलब है कि अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो, नहीं तो सीधा वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा। तो यहाँ पे इस टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ देना है क्योंकि ये क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसको अंग्रेजी बनाना है, तो अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, बोलते हो। तो काम क्या है, बोलने का। किसके बारे में बात हो रहा है, ये कौन बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है, तुम बोल रहे हो। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया काम, ये मेन काम हो गया। और बोलते हो, तो इस टेंस, चूंकि ये प्रश्न है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। तो डू डज में से क्या करें, तो डू होगा कि डज होगा, किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है तो यू, सब्जेक्ट अगर है तो यू करेंगे। यू के हिसाब से क्या होना चाहिए, डू डज में से डू होना चाहिए, क्योंकि डज किसके साथ होता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, यू तो सेकेंड पर्सन है। तो यहाँ पे हम लोगों को डू से स्टार्ट करना है, डू यू। और क्या है इसका काम, बोलने का। बोलने का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्पीक करेंगे। ये क्या है, वर्ब बेस है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब क्या हो जाना है, वर्ब बेस हो जाना है। तो ये वर्ब बेस है, डू यू स्पीक, क्या, व्हाट स्पीक, इंग्लिश। अंग्रेजी यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। इसका जवाब, अगर कोई जवाब देना चाहे तो क्या देगा जवाब, तो बोलेगा यस यस। और पूरा अगर लिखना चाहे तो जवाब जब देते हैं तो जवाब किस तरह का सेंटेंसेस देते हैं, असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस से बात बताया भी जाता है और असर्टिव सेंटेंस से किसी भी प्रश्न का उत्तर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो बोलेगा हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो बोलेंगे यस आई स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। तो हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ये हो गया। अगर नेगेटिव में जवाब देंगे तो नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या हो सकता है, यस या नो में। तो यस अगर होता है तो उसके बाद अगर हम पूरा वाक्य लिखना चाहें तो असर्टिव सेंटेंस है, तो यस आई स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव होगा तो नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आंसर करने का तो और भी तरीके हैं, तो अगर शॉर्ट में आंसर करेंगे तो अगर हम पॉजिटिव, पहले ये आंसर किस में होगा, ये आंसर पॉजिटिव में हुआ, तो हम अगर हम दूसरे तरीके से आंसर करना चाहें तो यस आई डू। ये
सेंटेंसेस इस तरह से भी शॉर्ट कर हेल्पिंग वर्ब के जरिए बताया जाता है। यस आई स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे स्पीक को के जगह पे हम लोग उसका इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यस आई डू, ये बहुत ही आसान है, अंग्रेजी में करते हैं। नेगेटिव करना है तो शॉर्ट में आंसर करेंगे नो आई डोंट, कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट नहीं कर सकते हैं, डोंट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में भी हम लोग जवाब देते हैं शॉर्ट में। तो क्या है, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? हाँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। यस आई स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर उसको शॉर्ट में बोलना हो तो डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू। नेगेटिव बोलेंगे तो नो आई डोंट, नो आई डोंट। ओके, ये आपको समझ में आ गया। तो आगे मैं ये यस नो टाइप का क्वेश्चन हुआ, इसका हमने किया। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं यस नो टाइप का क्वेश्चन, तो यस क्या तुम्हारे क्या आपके पिताजी सुबह में, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह में गुड़ खाते हैं? क्या तुम्हारे पिताजी सुबह में गुड़ खाते हैं, ये सवाल है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, खाने का। तो खाना काम हो गया, क्या खाते हैं भाई, नहीं सॉरी कौन खाता है पहले देखें। तो कौन खाता है, ये खाते हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट। जो कोई भी व्यक्ति काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। काम यहाँ पे खाने का, कौन कर रहे हैं इस खाने का काम को, तो आपके पिताजी, आपके पिताजी सब्जेक्ट हो गए। अच्छा खाते हैं तो क्या खाते हैं, गुड़ खाते हैं। गुड़ क्या है, ऑब्जेक्ट, जिस पर काम होगा खाने का वो ऑब्जेक्ट होगा उसका, तो ऑब्जेक्ट हो गया। कब खाते हैं, सुबह में। अच्छा सुबह में, सुबह में क्या हो गया, ये खाने का समय हो गया। तो खाना क्या है, खाना काम है, काम को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब, और खाने का समय बताया जा रहा है तो काम के जानकारी देंगे, काम के बारे में, काम का समय बता रहे हैं तो ये एडवर्ब कहते हैं उसको। पहले भी मैंने बताया है अपने वीडियो में, जो काम का विशेषता बताएगा उसको क्रिया विशेषण हिंदी में और इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे काम का, खाने का समय बता रहे हैं सुबह में, तो इंग्लिश क्या होगा, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या हो गया, 3 वर्ड है इसमें, इन द मॉर्निंग, लेकिन ये तीनों वर्ड मिलकर क्या काम कर रहे हैं, क्या रोल है इसका, विशेषता बता रहे हैं काम का, काम का समय बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, समय के लिए टाइम, और विशेषता बताने वाला क्रिया का एडवर्ब। तो ये टाइम एडवर्ब है ये, तो टाइम एडवर्ब है, लेकिन इसका रोल वाक्य में खाने का और जानकारी देना है, इसीलिए इसको हम लोग कंप्लीट करेगा वाक्य को, इसीलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, लेकिन ऐसे ये क्या है, टाइम एडवर्ब है। ठीक है, तो अभी ये क्या से शुरू हुआ है, यस नो का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया कि यस नो का क्वेश्चन बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, योर फादर। योर फादर कैसा सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन होगा। दो व्यक्ति बात करेंगे, हम सामने वाला से बोल रहे हैं आपके पिताजी, तो आपके पिताजी आप थोड़ी होंगे खुद। लड़का लोग अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, आपके बोलने से सर इसमें यू है ना, यू नहीं है, योर फादर। किसी को ना योर फादर थर्ड पर्सन ना, तीसरा व्यक्ति होगा ना, आप होंगे यू और आपके पिताजी होंगे योर फादर। तो योर फादर यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसको हमेशा ध्यान रखें। स्टूडेंट हमेशा इस जगह पे गलती करते हैं ट्रांसलेशन बनाते समय। तो योर फादर, तो योर फादर के हिसाब से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हिसाब से डू डज में से क्या होगा, डज होगा। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे डज से। तो डज योर फादर, खाने का काम है, तो खाने का काम कौन सा रूप होगा, खाने का टू ईट होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रूप होगा, वर्बेस, तो सिर्फ ईट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डज योर फादर ईट, क्या खाते हैं भी, गुड़ खाते हैं। गुड़ का अंग्रेजी क्या होता है, तो जैगरी, जैगरी। और कब खाते हैं, सुबह में खाते हैं। सुबह में का अंग्रेजी क्या होगा, इन द मॉर्निंग। सुबह में का अंग्रेजी होगा इन द मॉर्निंग। इट इज ए क्वेश्चन, सो एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, इसको हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और नॉर्मली इसको क्वेश्चन कहते हैं। तो डज योर फादर ईट जैगरी इन द मॉर्निंग,
ये सेंटेंस निकल के आ गया। तो यस नो टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों ने सीखा। इस तरह से आप क्या करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो तरह तरह का सब्जेक्ट लें, क्या इसका सेंटेंस लिखें, बहुत सारा लिखें और उसको बनाने का कोशिश करें। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले अगर आपका चैनल नहीं है तो पहले आप चैनल बना लें। चैनल बनाएं, उसके बाद आप कैपेबल हो जाते हैं कमेंट करने के लिए। कमेंट करें, कमेंट करेंगे, मैं कमेंट पढ़ूंगा और उसके हिसाब से अगले वीडियो में, नहीं तो कमेंट में ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस तरह से आप सीखेंगे। ओके, तो यस नो का क्वेश्चन आप इस तरह से कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वह छोड़ दे, दूसरा कोई सब्जेक्ट लेता हूँ। तुम्हारा भाई कहाँ अंग्रेजी सीखता है? तुम्हारा भाई कहाँ अंग्रेजी सीखता है, ये एक प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है वो यस नो का क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इसका जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है इस पर्टिकुलर शब्द से, कहाँ से। अगर इसको कहाँ को इससे रिमूव कर लिया जाए, हटा लिया जाए, तो तुम्हारा भाई अंग्रेजी सीखता है एक बात हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है इस शब्द की वजह से। ये क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, हिंदी में अंग्रेजी में इसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहे जहाँ के क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से क्वेश्चन बना हो, तो उसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे खास क्वेश्चन वर्ड पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो जवाब क्या हमें किसका देना है, उसी क्वेश्चन वर्ड का देना है। क्वेश्चन वर्ड क्या पूछ रहा है, देखें, ध्यान से देखें जरा। सीखता है काम है, तो हम लोग जितना भी सवाल पूछते हैं वो किससे पूछते हैं, काम से पूछते हैं। क्यों, क्योंकि काम से ही होता है बात, काम नहीं तो बात नहीं। तो यहाँ पे सीखता है तो कहाँ सीखता है, ये कहाँ, मैंने कि सीखता है, सीखने का जगह पूछ रहा है भाई, पता नहीं है। अगर पता होता तो हम बता ही देते ना, लेकिन इस वाक्य में सीखने का जगह के बारे में पूछ रहा है। सीख कौन रहा है, सीख कौन रहा है, तुम्हारा भाई, ये है सब्जेक्ट। और सीख क्या रहा है, तो अंग्रेजी, ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड। ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कहाँ सीखता है, तो इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड टाइप वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड करेंगे, उसके बाद इसको फॉर्मूला को मैं तारांकित कर देता हूँ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव है तो नॉट यहीं करेंगे मेन वर्ब के पहले, उसके बाद मेन वर्ब और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन है वो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड टाइप, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से ही उत्तर देना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे सीखने के काम का जगह पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह को सप्लाई करना पड़ेगा, मैंने काम का जगह पूछ रहा है तो पूछने। इस फॉर्मूले के अनुसार से अगर हम अंग्रेजी बनाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर। और उसके बाद फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई का अंग्रेजी क्या होता है, योर ब्रदर। तो योर, तुम्हारा भाई क्या है, तुम्हारा भाई। अरे सामने वाले को बोल रहे हैं तो तुम्हारा भाई, तो तुम नहीं ना, तुम्हारा भाई। भाई एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो तुम्हारा भाई क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसके साथ क्या करना है, डू या डज में से क्या होगा बताइए, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। टू डज में से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करना है, तो यहाँ डज हो जाएगा। वेयर डज योर ब्रदर, और सीखता है, तो सीखना का यहाँ पे कौन सा रूप हो जाएगा, डू डज का अगर प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, तो मेन वर्ब क्या हो जाना चाहिए, वर्ब बेस हो जाना चाहिए। तो सीखना का टू लर्न होता है, तो टू हटा देंगे तो लर्न होगा सिर्फ, तो यहाँ लर्न करेंगे। तो वेयर डज योर ब्रदर लर्न, और क्या भाई क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश। इंग्लिश
ये बन गया। तो वेयर डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश, वेयर डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश। तो अगर इसका जवाब देने की कोशिश करें तो मेरा भाई निप्स में अंग्रेजी सीखता है। निप्स क्या है? मेरा कोचिंग का नाम है। ये मैं निप्स में 15 सालों से लगभग अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अंग्रेजी बहुत बच्चों को सिखाया हूँ, तो मेरा अनुभव है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें तो आप भी अंग्रेजी सीख जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, मनी नहीं लगेगा। चलिए आइए इधर, वेयर डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश। तो इसका जवाब देता हूँ। तो जवाब इसका है मेरा भाई निप्स में अंग्रेजी सीखता है, या मुझे लोग मनोज सर से नाम से जानते हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं मेरा भाई मनोज सर से अंग्रेजी सीखता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरा भाई मनोज सर से अंग्रेजी सीखता है, मेरा भाई मनोज सर से अंग्रेजी सीखता है। तो यहाँ पे ये तो असर्टिव सेंटेंस है, सीधा बात है, सब्जेक्ट से शुरू होगा, असर्टिव सेंटेंस सीखता है। तो मेरा भाई माय ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ओके, सीखता है पॉजिटिव है तो लर्न्स, माय ब्रदर लर्न्स, ये वर्ब 5 हो गया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर साथ क्या होता है? वर्ब 5 होता है। तो माय ब्रदर लर्न्स क्या सीखता है? क्या सीखता है भाई? इंग्लिश। माय ब्रदर लर्न्स इंग्लिश। और किससे सीखता है? ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। किससे सीखता है? मनोज सर से। तो मनोज सर से का अंग्रेजी क्या होगा? टू मनोज सर, टू मनोज सर। तो इस तरह से मैंने यहाँ जो लिखा, यहाँ पे सवाल क्या चीज़ से हुआ है? सीखता है। क्या सवाल है? कहाँ। तो कहाँ क्या पूछता है? कहाँ काम का जगह पूछता है, जगह यहाँ बताना है। तो इसका आंसर क्या है? देखा, टू मनोज सर, मनोज सर। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? और जो कि अगर कोचिंग का नाम लिखा है, मेरा कोचिंग का नाम क्या लिखना है? निप्स में, तो एट निप्स, एट निप्स, ये भी कर सकते हो। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन वर्ड बदलता हूँ, क्वेश्चन वर्ड बदलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन वर्ड मैंने कहाँ किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो मैं करूँगा वो बदल के, अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड बदलता हूँ। कहाँ की जगह पे मैं कर देता हूँ कब, कब। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कब करता हूँ मैं। कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। व्हेन क्या पूछ रहा है? ये काम का, ये कब है जो पूछ रहा है? हाँ, सीखने का काम है, सीखने का समय पूछ रहा है। तो कब सीखता है? कोई इंग्लिश करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या देना है? हेल्पिंग वर्ब देना है। तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू डज में से क्या होगा? तो डू हो कि डज हो, किस पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा भाई। तो व्हेन डज योर ब्रदर, और उसके बाद वर्ब लाना है, तो किस रूप में होगा? जब हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, मेन वर्ब क्या होता है? वर्ब बेस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा। क्या सीखता है? इंग्लिश। तो व्हेन डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश, तुम्हारा भाई कब अंग्रेजी सीखता है? इसका उत्तर करते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन। तो मेरा भाई सुबह 7 बजे अंग्रेजी सीखता है। कितने बजे सीखता है? सुबह 7 बजे। तो यहाँ पे इंग्लिश कैसे करेंगे? तो सब्जेक्ट कौन होगा? माय ब्रदर, मेरा भाई सीखता है, लर्न्स, लर्न्स। माय ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या होगा? वर्ब 5 होगा, जो कि मैंने यहाँ बताया है पहले। तो माय ब्रदर लर्न्स क्या? इंग्लिश, ऑब्जेक्ट। माय ब्रदर लर्न्स इंग्लिश। और कहाँ सीखने, सॉरी यहाँ पे जवाब देना है कब का, मैंने समय जानना है। तो सुबह 7 बजे, तो एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। और इसके बजाय एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग के बजाय शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एट 7 AM। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जवाब दिया कब का। कब क्या पूछ रहा है? काम का समय पूछ रहा है। इस तरह से हम लोगों को जिस प्रकार का जवाब चाहिए क्वेश्चन वर्ड, जिस प्रकार का जवाब चाहिए काम से, उससे संबंधित क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है। और हम लोग
जानकारी ले सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी कर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी हमने लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी से सोचें और फिर इंग्लिश उसको करें। डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे ज़रूरत के मुताबिक हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। फॉर्मूला हमें पता है कैसे क्वेश्चन करना होता है, तो हमको अगर काम का जगह जानना है तो जगह जानने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होगा, वेयर। अगर हमको काम का समय जानना है तो क्या क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, व्हेन। काम का अगर समय अवधि जानना है, पीरियड ऑफ टाइम जानना है, तो क्या करेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग। इससे हम लोग कोई भी काम का समय अवधि जानेंगे। अगर हम लोग को काम का कारण जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, वाई, जो कि क्यों होता है। तो इस तरह से हम लोग को ज़रूरत के मुताबिक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है और पर्टिकुलर आंसर हम पा सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन का यही मकसद होता है कि हम लोगों को किसी खास तरह का उत्तर चाहिए होता है, वो काम से संबंधित, और उसके लिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे बैठाते हैं और वो क्वेश्चन वर्ड से हम लोग यूज़ करके उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हम अगर हम क्यों करें क्वेश्चन वर्ड और एक क्यों, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चन वर्ड। तुम्हारा भाई क्यों अंग्रेज़ी सीखता है, तो कोई अंग्रेज़ी क्यों सीखता है, उस अंग्रेज़ी सीख के उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, आगे बताता हूँ। तुम्हारा भाई क्यों अंग्रेज़ी सीखता है, तो व्हेन के जगह पे सिर्फ चेंज करना क्या होगा इस क्वेश्चन वर्ड का, तो व्हेन के जगह पे यहाँ वाई हो जाएगा। वाई डज योर ब्रदर लर्न इंग्लिश, तो इसका उत्तर क्या करना है, तो मेरा भाई अंग्रेज़ी सीखता है अंग्रेज़ी किताब पढ़ने के लिए। मेरा भाई अंग्रेज़ी सीखता है खुद से क्वेश्चन का आंसर कर सके, इसके लिए। तो इसका अगर मैं करता हूँ, माई ब्रदर लर्न्स इंग्लिश, माई ब्रदर लर्न्स इंग्लिश टू रीड books, read English books, or English books, not only books but English magazines, English newspaper, or all the things that are in English. Okay, so my brother learns English to read English books, or many you can also give to my brother learns English to get a job where English is required. My brother learns English to be confident. You know, English language is very important nowadays. Anywhere you go, you are judged by the English language, or the language status of the English language you have. Your interview is taken in English, and if you are capable of giving interview in English, then you are judged very well. Otherwise, you are considered that you are nobody at all. So my brother learns English to read English books. My brother learns English to operate computer very well. My brother learns English to get any kind of job where English is required. So in this way we can give many answers to this question. So according to the situation answer is given. So यहाँ पे मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन वर्ड टाइप में हम लोग क्वेश्चन अलग अलग तरह करेंगे, और किस तरह का क्वेश्चन करेंगे, तो हमको जो जवाब चाहिए होगा काम से संबंधित वो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। अब लास्ट मैं आपको बताता हूँ, वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, SQW टाइप क्वेश्चन। तो SQW टाइप क्वेश्चन होगा क्या, देखिए, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पढ़ाना काम है, काम से होता है बात, यहाँ बात है पढ़ाने का। पढ़ाने वाला व्यक्ति जो होगा वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाला व्यक्ति पता ही नहीं है, तो पता करना होगा। पता कैसे करना है, तो ये देखिए क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड प्रीवियस जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे थे, इसके पहले बताए थे, उससे अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें तो सब्जेक्ट पहले से मौजूद है
और वहाँ पे काम से संबंधित जानकारी ले रहे हैं कि काम का समय, काम का तरीका, काम का समय अवधि, काम का कारण, सब अलग तरह तरह का सवाल पूछ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो काम का सब्जेक्ट के बारे में जानना है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट के जगह पर आएगा और वो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड होगा। इसका फॉर्मूला जो है ये सेम फॉर्मूला होगा जो पॉजिटिव में होता है, एक नंबर सेंटेंस बनाते समय ये सकारात्मक बात में, तो यहाँ सेम फार्मूला होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बाद ये फार्मूला है और ये हम लोगों को करना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड यहाँ कौन है, कौन का अंग्रेजी क्या होता है, हु होगा। अब हु जो है यहाँ पे वर्ब 1 होगा कि वर्ब 5 होगा, ये किस पर निर्भर करता है, सब्जेक्ट पर। तो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट यहाँ हु ही है, तो हु यहाँ पे कितने व्यक्ति का बोध कर रहा है ये देखना है। तो यहाँ पे पढ़ाता हूँ से क्या पता चलता है, सॉरी कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, नॉट सॉरी यहाँ पे है होना चाहिए। तो कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, हु, और उसके बाद वर्ब 1 वर्ब 5 में से लेना है। तो यहाँ पे हु जो है कितने व्यक्ति का बोध कर रहा है, हु जो है थर्ड पर्सन है, ये तो क्लियर है क्योंकि जब दो लोग बात कर रहे हैं तो बोलने वाले व्यक्ति फर्स्ट होता है, जिसको बोलता है सेकंड होता है, आई और यू, इसके अलावा है तो हु थर्ड पर्सन है। एक व्यक्ति का बोध कराने से पता चलता है पढ़ाता है, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहाँ पे पढ़ाने वाला व्यक्ति एक पता चल रहा है यहाँ, तो यहाँ पे इसीलिए क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 5। तो वर्ब 5 यहाँ होगा, तो पढ़ाता है, तो पढ़ाने का क्या होता है, टीच, तो इसमें वर्ब 5 बनेगा, ईएस लगा के हु टीचेस। किसको पढ़ाता है भाई, तुम्हें पढ़ाता है। अच्छा क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ नोटिस करना है कि पढ़ाता है तो क्या पढ़ाता है और किसको पढ़ाता है। तो यहाँ पे दो तरह का पढ़ाने का काम को रिसीव करने वाला शब्द है, एक अंग्रेजी है और एक तुम्हें है। तो तुम्हें क्या है, एक व्यक्ति है, और अंग्रेजी क्या है, एक चीज़ है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन जो काम को रिसीव करे उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पढ़ाने का काम को रिसीव करने वाला दो है, एक व्यक्ति तुम्हें और दूसरा है अंग्रेजी। तो यहाँ पे दो तरह का ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे जो वस्तु है जो अंग्रेजी है वो उसको हम लोग डीओ यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो व्यक्ति है जो कि रिसीव कर रहा है इस काम को उसको हम लोग आईओ यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दो तरह का ऑब्जेक्ट है। जब भी दो तरह का ऑब्जेक्ट हो तो हम लोगों को प्रिफर करना चाहिए, यानी कि प्राथमिकता देना चाहिए व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट को पहले, और व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति वाला ऑब्जेक्ट को रखें, तो यहाँ पे हु यू हो गया, हु टीचेस यू, उसके बाद हमने किया इंग्लिश। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये इंग्लिश को हम पहले करें, और ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क देना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हु करेंगे, उसके बाद टीचर्स करेंगे, और उसके बाद इंग्लिश कर सकते हैं। तो इंग्लिश करेंगे तो फिर थोड़ा सा चेंज होगा, क्या आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा टू, उसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आईओ। जब आईओ होता है तो हम सीधे डीओ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप डीओ पहले करते हैं यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करते हैं तो हमको ये प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद हम आईओ करते हैं, ये रूल है। तो ये इस हिसाब से हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड सीखा। तो इस तरह से जितना भी सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हमको सब्जेक्ट पता नहीं है तो वहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड होगा। जैसे अगर हम सेंटेंस लेते हैं कि वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो वे लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हम लोग को पता है यहाँ पे खेलने वाला व्यक्ति के बारे में वे लोग, लेकिन अगर पता नहीं हो तो हम लोग को पूछना पड़ेगा ना। पता नहीं है कि खेलने वाला व्यक्ति कौन है, तो बोले हम लोग पूछेंगे ऐसे कि कौन लोग फुटबॉल खेलते हैं, कौन लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर हम बोलेंगे वे लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हमको पता था वे लोग का दे होता है तो दे प्ले फुटबॉल, लेकिन पता नहीं है तो हम लोग पूछेंगे क्या, कौन लोग फुटबॉल खेलते हैं, कौन लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये क्वेश्चन। तो कौन लोग का यहाँ पे अंग्रेजी तो हु ही होगा, व्यक्ति को पूछने के लिए, सब्जेक्ट हो व्यक्ति, उसको पूछने के लिए हम लोग हु का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हो कौन लोग है, तो यहाँ पे हम लोग को कौन लोग खेलते हैं, कौन लोग से पता चल रहा है कि एक से अधिक है, तो ये थर्ड पर्सन तो जरूर है, लेकिन ये अब सिंगुलर नंबर नहीं रहा, ये प्लूरल नंबर है, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति का बोध रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 1 और वर्ब 5 में से वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब 1 क्या होता है, खेलने का, प्ले। तो हु प्ले, क्या खेलते हैं भाई, फुटबॉल। तो कौन लोग फुटबॉल खेलते हैं,
तो अंग्रेजी क्या हो गया, हु प्ले फुटबॉल। यहाँ पे आंसर जो होगा वो वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, मेरे दोस्त लोग फुटबॉल खेलते हैं, मेरे भाई लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो कोई प्लूरल आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे हु प्ले फुटबॉल, तो दे प्ले फुटबॉल, माई ब्रदर्स प्ले फुटबॉल, माई फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल, इस तरह से आंसर होगा। तो हु प्ले फुटबॉल, तो आंसर करते हैं, तो माई फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड बताया। तो 3 तरह का क्वेश्चन मैंने बताया, यस नो टाइप क्वेश्चन बताया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन बताया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन बताया। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में बताया कि तरह तरह के क्वेश्चन करना और आंसर करना है। क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद आंसर कर सकते हैं। तो आंसर करने के लिए हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं। और क्वेश्चन करने के लिए कौन सा क्वेश्चन यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कोशिश किया है कि आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। और इसी तरह से मैं आगे के वीडियोस में जितने भी टेंस या कोई भी टॉपिक लेकर पढ़ाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और अंग्रेज़ी जल्दी से जल्दी सीखें और मेरे वीडियो को देखें और देख के मेरे चैनल को भी ग्रो करने में मदद करें। मेरे दोस्तों, मैं आप ही को उम्मीद पर हूँ, ज़रूर ऐसा करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।